नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है, जो कि अपनी राजस्थान लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। उससे पहले हम भारत का भौगोलिक विभाजन बहुत ही शॉर्ट में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौगोलिक विभाजन क्या होता है। एक्चुअली दो शब्द होते हैं, एक होता है राजनीतिक विभाजन और दूसरा होता है भौगोलिक विभाजन। पहले राजनीतिक विभाजन देखिए। अगर कोई भी देश है तो उस देश में राज्यों की नीति बनाने के लिए उस देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, तो उसे बोला जाता है राजनीतिक विभाजन। ये जो राजनीतिक विभाजन होता है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। जैसे कि भारत अगर देश है तो भारत को 29 राज्यों में बांटा गया है। ये हमने बांटा है। हम इस विभाजन को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यानी ये अस्थायी है। दूसरा होता है भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ने हमारे देश को किस तरीके से बनाया है, उसमें अलग अलग डिवाइड किस तरीके से किए हैं, उनका अध्ययन करना। यानी कि कहीं पे भगवान ने पर्वत दिए हैं, कहीं पे पठार, कहीं पे नदियाँ, तो उनका अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करना, ये होता है भौगोलिक विभाजन। तो अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत के भौगोलिक विभाजन से। नॉर्मली भारत के भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है रेगिस्तान। देखिए, भारत के सबसे उत्तर में एक सब बहुत ऊंची पर्वतमाला है जिसे हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और वो घुमावदार पर्वतमाला है। तो भारत का जो पहला भौगोलिक विभाजन होगा वो हिमालयी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर से हिमालय पर्वतमाला निकलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल जो अलग देश है, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में होते हुए इस तरीके से पूरी हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय भारत का एक तरीके से रक्षक है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, साइबेरिया के क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो हिमालय भारत का रक्षक है। उत्तर से कोई भी आक्रमण नहीं हुआ हिमालय के कारण। हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है और हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला भी है। हिमालय का निर्माण अभी भी चल रहा है और हिमालय की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है कि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा रही है। ये जो टॉपिक आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो मैं बता दूं, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। मैं ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में जब मैं बनाऊंगा तो उस समय आपको प्लेट विवर्तनिकी वाला जो सिद्धांत है बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए अभी कि हिमालय जो नवीनतम पर्वतमाला है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो भारत का पहला पहला भौगोलिक विभाजन हुआ हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा होता है उत्तर का मैदान, यानी हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ऊंचाई है तो ऊंचाई पे अगर बारिश होगी, अगर ग्लेशियर यानी बर्फ भी जम जाती है, जितना ऊंचा जाते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता जाता है। नॉर्मली 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का गिरावट आ जाती है। तो हिमालय की तो ऊंचाई 4 या 5 किलोमीटर के औसत है और सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है, जो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई तो 8,848 मीटर बनी जाती है। तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं बहुत सारी, गंगा, यमुना, सरयू, इस तरीके से इधर की साइड से निकल के आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो बहुत सारी नदियाँ पर्वतों को काट के उनसे बजरी बहा के लाती हैं और बजरी समय के साथ साथ में मिट्टी में परिवर्तित होती जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ बीच में जो क्षेत्र होता है वो मैदान बन जाता है, समतल मैदान। मैदान हमेशा उपजाऊ होते हैं, यहाँ की मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। तो यहाँ पे उत्तर का मैदान बन जाता है इस साइड में इस तरीके से। इधर की साइड में सिंधु नदी है, उसकी 5 सहायकें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उनके कारण भी ये पंजाब का मैदान। इस तरीके से इसे दोनों को कंबाइंड में उत्तर का मैदान ही कहा जाता है। पहला भाग हुआ हिमालय प्रदेश, दूसरा भाग हुआ उत्तर का मैदान। तीसरा आता है दक्षिण का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार, भारत के दक्षिणी भाग में पठार बना हुआ है, उसे दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। पठार से नदियां निकलती हैं, इस साइड में जाती हैं यानी अरब की खाड़ी में जाती, वो इस साइड में जाती हैं यानी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इधर की साइड में अरब की खाड़ी में जाती हैं। तो इन नदियों के द्वारा इस साइड में मैदान बन जाता है, इन नदियों के कारण पश्चिमी दिशा में मैदान बन जाता है। देखो, पानी के किनारे अगर कोई जमीन का टुकड़ा या स्थल है तो उन दोनों के मिलने वाले चित्र को बोला जाता है तट या घाट।
आप किसी भी नदी के पास में देखेंगे तो उसे घाट बोला जाता है। इसी तरीके से इस साइड में समुद्र है यानी पानी है, और पानी और जमीन का जो मिलन होता है उस जगह को, आसपास को क्षेत्र को बोला जाता है घाट। तो इधर की साइड में दिशा पूर्व है तो इसे पूर्वी घाट बोला जाता है, इधर की साइड में पश्चिम है तो इसे पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो हमने चौथा भौगोलिक विभाजन देख लिया, तटीय, मैदानी, घाट या पूर्वी और पश्चिमी तटीय घाट। उसके बाद बात करते हैं पांचवा। यहाँ पे राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में यहाँ पे रेगिस्तान है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब समझ लो, मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पे बारिश कम हो, तथा दूसरा वहाँ पे मनुष्यों के रहने के लिए स्थितियां ना हो, यानी वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मनुष्यों के लिए अनुकूल ना हो। बारिश कम है, खाने के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि जमीन बंजर होगी, तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहेंगे। पांचवा हिस्सा हुआ रेगिस्तान। ये हमने बात की भारत के भौगोलिक विभाजन की। पहला हिमालय, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पांचवा रेगिस्तान। बाकी छठवां भाग भी माना जाता है। यहाँ पे इस साइड में द्वीप हैं, उन्हें बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से चलते हुए इस तरीके से जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, उनका नाम है लक्षद्वीप समूह। तो छठवां जो भाग होता है उसे बोलते हैं द्वीपीय समूह। तो हमने भारत का भौगोलिक विभाजन देख लिया, लेकिन अभी दो शब्द आए हैं, पर्वत और पठार। आप कंफ्यूज हो गए होंगे पर्वत और पठार में अंतर क्या होता है, तो मैं पर्वत और पठार में अंतर आपको क्लियरली समझा देता हूँ। एक शब्द है पर्वत, दूसरा है पठार। पर्वत को पर्वतमाला कहा जाता है, कभी पर्वत अकेला नहीं बोला जाता। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला बोलेंगे या पर्वतमाला बोलेंगे। पर्वत अकेला नहीं होता, एक के साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते हुए एक माला होती है, श्रृंखला होती है। तो इस तरीके से पर्वत जो होता है वो एकदम तिरछापन होता है, यानी उसकी स्लोप ज्यादा होती है, फिर नीचे आ जाता है, यहाँ शिखर बनाता है, उसके बाद नीचे, फिर उसके बाद में दूसरी पर्वतमाला, उसके बाद में तीसरा। इस तरीके से ये पर्वतमालाएं होती हैं, एक के बाद दो, तीन, इस तरीके से अलग अलग पर्वतमालाएं होती हैं। इनमें से कोई कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है इस तरीके से। तो ये जो सबसे ऊंचा होगा इसे चोटी बोलते हैं। तो इस पूरी पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर बोला जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत या पहाड़ियां हैं, उनमें सबसे ऊंची जो है उसे पूरी अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हुआ गुरु शिखर। गुरु शिखर पूरी अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोच्च शिखर है। अब आते हैं पठार की तरफ। पठार का मतलब होता है जो स्लोप जो होता है उसका वो कम होता है। यहाँ पे देखिए तिरछापन एकदम सीधा है, और यहाँ पे जो तिरछापन है वो कम है, थोड़ा सा तिरछापन होता है, उसके बाद में वो समतल हो जाता है, और उसके बाद में फिर से नीचे कम स्लोप बनाते हुए तिरछापन। तो यहाँ पे जो पठार की जो औसत ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से कम होती है, 600 मीटर से कम। जबकि पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास में होती है। पठार की ऊंचाई कम, 600 मीटर से कम, पर्वत की ऊंचाई 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। अब देखते हैं कि पर्वतों पे लोग रह सकते हैं या पठारों पे लोग रह सकते हैं। मनुष्य के निवास के लिए, रहने के लिए तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले चाहिए होता है वहाँ पे खाना, उसके बाद पानी, और उसके बाद में मकान। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं कहीं पे भी जनसंख्या के निवास करने के लिए। तो देखते हैं क्या पर्वतों पे खाना मिल सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्या पर्वतों पे मकान बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई मकान बनाने की कोशिश करता है तो स्लोप ज़्यादा है, मकान बन ही नहीं पाएगा। अगर बन जाता है तो छोटा सा झटका आया, पर्वतों पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो छोटा सा झटका आया तो पूरा का पूरा मकान गिर जाएगा। तो ये पर्वतों पे मकान नहीं बनाए जा सकते। उसके बाद बात करते हैं पानी की। अगर यहाँ पे हम पानी को रोकने की कोशिश करें तो मुश्किल से रोक पाएंगे। वहाँ पे पानी, अगर बारिश होती है ऊपर से, लेकिन यहाँ पे हम पानी को रोक नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो बहुत कम रहेगी, यानी पानी नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं खाने की। खाना भी वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से इस स्लोप पे हम खेती नहीं कर पाएंगे। खेती करने के लिए नॉर्मली समतल जमीन चाहिए होती है, यहाँ पे हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो पर्वतों में मनुष्यों का निवास यानी जनसंख्या जो है बिल्कुल नहीं, नाम मात्र की रहेगी, बहुत कम। विपरीत परिस्थितियां होती हैं पर्वतों में निवास के लिए। पठार पे बात करते हैं इन तीनों चीज के लिए।
पठार पे मकान बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल मकान बनाया जा सकता है। समतल जमीन है, क्या पानी मिल सकता है? हाँ, अगर गड्ढा खोद दें तो वहाँ पे पानी भी रोका जा सकता है। क्या खाना मिल सकता है? हाँ, खाना भी मिल सकता है, क्योंकि समतल जमीन है, वहाँ पे मिट्टी भी मिल जाती है, खेती कर सकते हैं। नॉर्मली जो सबसे कम जनसंख्या होती है वो इन परिस्थितियों के हिसाब से रहती है। अगर ये तीनों चीज नहीं मिल रही हैं तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। जैसे ही रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है और वहाँ पे खाने मिलने की प्रॉब्लम होती है, यानी वहाँ की जो जमीन है वो बंजर है। तो रेगिस्तान में जनसंख्या बहुत कम रहती है, रेगिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कम है। दोबारा देखिए, पर्वतों पे लोग नाम मात्र रहेंगे, रेगिस्तान में भी लोग नाम मात्र रहेंगे। पर्वतों का स्लोप जो एकदम तिरछा है, यानी एकदम ज्यादा है पर्वतों का स्लोप, पठारों का स्लोप कम है। पर्वतों की ऊंचाई 1.5 किलोमीटर के आसपास है, पठार 600 मीटर से कम होते हैं। पर्वतों पे लोग नहीं रह सकते, पठारों पे लोग रह सकते हैं। तो हिमालय की जो पर्वतमाला है वहां पे जनसंख्या नाम मात्र रहेगी। बाकी जो मैंने बताया था दक्षिण का पठार, भारत के दक्षिणी हिस्से में, वहाँ पे लोग रहते हैं। बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या उधर रहती है। अब आते हैं हम राजस्थान। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, ये मैंने राजस्थान का मैप लगा दिया है। सबसे पहले हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ने से पहले राजस्थान को बीचों बीच में से एक पर्वतमाला गुजरती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, वो बना लेते हैं। और इधर की साइड में उदयपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां से इस साइड में जाते हुए यहाँ निकल जाती है। इस तरीके से अरावली पर्वतमाला जाती है, यानी दक्षिण में उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, बीच में चौड़ाई कम हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात से पालमपुर नाम की एक जगह से निकलती है, और इधर की साइड में हरियाणा से आगे दिल्ली है। दिल्ली में रायसीना हिल्स जो अंतिम पहाड़ी है उसकी, रायसीना पहाड़ियाँ उसके नाम से जाना जाता है। तो पालमपुर गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पालमपुर से दिल्ली तक जो है 692 किलोमीटर है, और उसका बीच का जो हिस्सा है जो राजस्थान में होता है वो है 550 किलोमीटर, और कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर। नॉर्मली राजस्थान को जाए ऊंचे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो दो भागों में बांट सकते हैं। इधर की साइड में बारिश ज़्यादा होती है, इधर की साइड में बारिश कम होती है। इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है पूर्वी राजस्थान, इधर की साइड में पश्चिमी राजस्थान। आप सीधा सीधा बोल सकते हो इधर वाला क्षेत्र पूर्वी राजस्थान, इधर वाला पश्चिमी राजस्थान। लेकिन ओरिजिनली पढ़ने की दृष्टि से राजस्थान को चार भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या मालवा पठार का हिस्सा, और चौथा है मैदानी भाग। मैं अभी इस नक्शे में चारों भाग बनाता हूं। सबसे पहला भाग इधर की साइड में है, उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा है अरावली पर्वतमाला, ये वाला दूसरा अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में तीसरा जो है, उसके बाद में तीसरा इस तरीके से यहाँ पे कोटा के आसपास वाला क्षेत्र जिसे बोलते हैं हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्व का पठार। दिशा देख लीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर की साइड में पूरब और इधर पश्चिम। तो पूरब और पश्चिम के, पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा होगी उसे दक्षिण पूर्व दिशा कहेंगे। तो इधर की साइड में राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में हाड़ौती का पठार स्थित है। ये तीसरा हिस्सा हुआ। और चौथा जो है वो जिसे मैदानी, पूर्वी मैदानी भाग बोला जाता है, वो इस तरीके से यहाँ से चलते हुए ये पूरा हिस्सा है पूर्वी मैदानी का। अब हम एक एक इनका विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मरुस्थल का मतलब जो होता है वो ऐसी स्थिति, ऐसी जगह जहाँ पे बारिश ना हो, और दूसरा वहाँ पे लोगों के लिए, लोगों के रहने के लिए स्थितियाँ अनुकूल ना हो। तो उधर की साइड में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है राजस्थान में तो है ही, उसके साथ में गुजरात में भी है थोड़ा सा, पाकिस्तान में भी है, हरियाणा और पंजाब में भी थोड़ा थोड़ा है। लेकिन हम राजस्थान का भौगोलिक विभाजन देख रहे हैं, तो राजस्थान में पहला विभाजन हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट का मतलब हुआ महान, इंडियन का मतलब हुआ भारतीय, और डेजर्ट का मतलब हुआ मरुस्थान। इसे पश्चिमी रेतीली भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 61% है। क्षेत्रफल में लिख देता हूँ, 61% क्षेत्रफल है पश्चिमी। और यहाँ पे जो जनसंख्या रहती है
वो 40% रहती है। क्षेत्रफल पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी मरुस्थलीय भौगोलिक प्रदेश कवर करता है। उसके बाद में जो जनसंख्या 40% है, बारिश जो होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर। मैं अभी बारिश के बारे में बता देता हूँ कि बारिश कैसे मापी जाती है। देखो, अगर आपको बारिश मापनी है तो आप भी माप सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जो महीना चल रहा है, जैसे मान लीजिए जनवरी का महीना चल रहा है, आप अपनी छत पे एक बड़ा सा टब या बड़ी सी टंकी रख दीजिए। उस टंकी को आज जनवरी से अगले जनवरी तक वहीं रहने दीजिए, या बारिश जो होगी वो उस टंकी में स्टोर होती जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब भी धूप वगैरह निकले तो उस टंकी में से जो भाप बन के ना उड़े, इस चीज का ध्यान रखें, यानी उसे ढक दें उस टंकी को। तो एक साल में उस टंकी में जितना पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, बर्तन कोई भी हो, गिलास भी ले सकते हैं, कटोरा भी ले सकते हैं, या टब भी ले सकते हैं। जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, उसमें उतना ही ज़्यादा पानी आएगा। अगर छोटा होगा, क्षेत्रफल कम होगा, पानी कम आएगा, लेकिन उसका जल स्तर तुरंत बढ़ेगा। तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसे आप रख सकते हैं, और एक साल बाद उसे आप उठा के उसमें नापेंगे, मापेंगे, तो आपको उसमें सेंटीमीटर्स में आपको पानी चढ़ा हुआ दिखेगा। यानी राजस्थान का जो औसत बारिश होती है वो 58 सेंटीमीटर होती है। देखो, 1 मीटर होता है, उस मीटर को अगर 100 हिस्सों में बांट दें तो वो होता है सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 58 सेंटीमीटर का मतलब हुआ आधे मीटर से ज़्यादा बारिश राजस्थान में हर साल हो जाती है। ये फिक्स नहीं रहता, कभी कभी बारिश ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब बारिश बहुत कम होती है, लेकिन औसत माना जाता है 58 सेंटीमीटर का राजस्थान का। अलग अलग प्रदेश के लिए ये औसत अलग है, मैं आगे बताता जा रहा हूँ। लेकिन अगर 58 सेंटीमीटर हो रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टंकी 1 मीटर की है ऊंचाई में, तो वो आधे मीटर से ज़्यादा बढ़ जाएगी एक साल के अंदर पानी। अगर इसे फुट में नापा जाए तो 1 फुट के अंदर होता है 30 सेंटीमीटर। तो एक टंकी जो है वो करीब करीब 2 फुट तक बढ़ जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि साल भर जो बारिश हो रही है, अगर उसे धरती के अंदर स्टोर कर दिया जाए तो जमीन का, पूरे राजस्थान की जो जमीन का जल स्तर है वो 2 फीट आराम से बढ़ जाएगा। चलो अब आते हैं दोबारा से वही टॉपिक पे। इसका दो भागों में नॉर्मली बांट सकते हैं। शुष्क प्रदेश, उस साइड में जाने पर ये वाला जो क्षेत्र है इसे शुष्क मरुस्थलीय भाग, और इधर की साइड में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग बोला जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो रेतीले टीले होते हैं उन्हें धोरे के नाम से जाना जाता है, और कुछ बरखान के नाम से। बरखान का मतलब ये होता है, इस तरीके से कोई अर्धचंदाकार टीला अगर बन जाता है तो उसे बरखान के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़े रूप से, तो ये बात हो गई पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसे 4 छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। इधर की साइड में शेखावटी प्रदेश, यहाँ पे घग्गर नदी जाती है तो उसके कारण यहाँ बेसिन बन जाता है, उसे बोला जाता है घग्गर बेसिन। अजमेर से एक नदी जाती है जिसका नाम है लूनी, तो उस लूनी नदी के कारण यहाँ पे एक बेसिन बन जाता है जिसे लूनी बेसिन कहा जाता है। ये नागौर वाला क्षेत्र है। नागौर का जो क्षेत्र है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है तो उसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान का जो उपभाग है वो 4 उपभाग हो गए। पहला हुआ शेखावटी प्रदेश, दूसरा हुआ घग्गर का मैदान, तीसरा हुआ लूनी बेसिन, और चौथा हुआ उच्च नागौरी भूमि। मैंने लिखा हुआ है, शेखावटी प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा घग्गर का मैदान, तीसरा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि को कुंवड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा हुआ लूनी बेसिन जिसे गोड़वाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर चुके हैं पहले भौगोलिक प्रदेश की। अब बात करते हैं दूसरा, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली का मतलब होता है चोटियों की पंक्ति। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर्वतों का मतलब एक के बाद दूसरी तीसरी पहाड़ी, जिनमें सबसे ऊंची जो होती है उसे पूरी पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर के नाम से जाना जाता है। तो अरावली जो है गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, राजस्थान में सिरोही, उदयपुर, इन जिलों में प्रवेश होता है इसका। बाकी इस साइड में इसकी मोटाई कम हो जाती है अजमेर के पास में, उसके बाद में धीरे धीरे मोटाई जयपुर से आगे बढ़ने शुरू होती है। ये क्षेत्र जो है सीकर, झुंझुनू और अलवर वाला, इसके बाद में ये हरियाणा में प्रवेश होता है इसका, और दिल्ली में
जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, जिसे रायसीना हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो इसका अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 9% है। इसमें जो जनसंख्या रहती है वो 10% जनसंख्या रहती है। मैं लिख रहा हूँ 9% क्षेत्रफल है और जनसंख्या जो है 10% रहेगी। पहले वाले में 61% क्षेत्रफल था, जनसंख्या 40% थी, यानी ज्यादा क्षेत्रफल है, जनसंख्या कम है, तो उसका मतलब हुआ वहां पे जनसंख्या घनत्व कम होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ की जो जलवायु होगी वो उपाद्र जलवायु होगी। उप आद्र, आद्र का मतलब होता है नमी वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम नमी रहती है तो उसे उपाद्र जलवायु कहते हैं। यहाँ की जो औसत बारिश होती है वो साल साल की जो होती है वो 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है। पालनपुर से शुरू होकर रायसीना हिल्स तक जाती है, मैं बता चुका हूँ। इसकी जो पूरी पालनपुर से लेके दिल्ली तक जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। उसमें यहाँ से लेके और यहाँ तक 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर आता है। सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर से बीच में आता है दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे पास कोई ट्रिक्स नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रिक्स है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सभी लोगों के साथ में, सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दूंगा। दोबारा देख लीजिए, सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और रघुनाथगढ़। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है नॉर्मली 1727 मीटर मानी जाती है। इस पे विवाद रहता है 1727 है या 1722 है, तो आप 1727 मीटर मान लीजिए, शायद एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। उसके बाद में हम एक चीज और देख लेते हैं, इस अरावली पर्वतमाला को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। महान जल विभाजक रेखा का मतलब ये हुआ कि अगर इस साइड में बारिश होती है कहीं पे भी, तो उसका पानी जो है इधर की नदियों से बंगाल की खाड़ी में ले जाया जाएगा, और उधर की साइड में अगर बारिश होती है तो उसका पानी अरब की खाड़ी में पहुंच जाएगा। तो इधर की साइड में अगर बारिश हो रही है बंगाल की खाड़ी जा रहा है, उधर की साइड में हो रही है तो अरब की खाड़ी जा रहा है। बीच में कौन है? अरावली, यानी इन दोनों को भागों को विभाजित कर रही है, तो इसलिए महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है अरावली पर्वतमाला को। उसके बाद में बात करते हैं तीसरा नंबर, दक्षिण पूर्वी पठार, उसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है और वो मालवा का पठार का हिस्सा भी है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है तीसरा, दक्षिण पूर्वी पठार, इधर की साइड में अरावली पर्वतमाला, इधर मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पर्वतमाला है। उन दोनों के बीच में यहाँ पे पूरा एक मालवा का पठार है। उस मालवा के पठार का इधर वाला हिस्सा है उसे हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। तो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में हाड़ौती पठार स्थित है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। इस वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है पूरे राजस्थान में सर्वाधिक होती है। सबसे कम बारिश जो होती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में होती है, सबसे ज्यादा जो होती है वो हाड़ौती के पठार वाले क्षेत्र में होती है। ये बालू का पत्थर चट्टान की बनी हुई है। यहाँ पे मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है। उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है 7% है और जनसंख्या 11% है। मैं लिख देता हूँ 7% क्षेत्रफल है और जनसंख्या जो है 11% है। अरावली का मैंने लिखा हुआ है 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या है। पश्चिमी मरुस्थल का 61% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या है। यहाँ पे बारिश सर्वाधिक होती है, पहले भी बता चुका हूँ, 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। बारिश का मैंने फिर बोला, फिर दोबारा बता रहा हूँ, बारिश का मैंने फिक्स नहीं बताया है क्योंकि बारिश घटती बढ़ती रहती है। तो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे होती होगी बारिश। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात कि इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अरावली में भी खनिज पाए जाते हैं, सीसा, जस्ता, तांबा वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं मिलेंगे राजस्थान में तो हाड़ौती के प्रदेश में मिलते हैं। अब बात करते हैं चौथा नंबर, पूर्वी मैदानी भाग। ये वाला पूरा हिस्सा इधर की साइड से निकलते हुए यहाँ पे पूरा हिस्सा, इसे बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो मैदान का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि समतल जमीन होगी, उपजाऊ जमीन होगी, नदियां भी होंगी, जनसंख्या ज्यादा होगी। पूर्वी मैदानी भाग जो बारिश होती है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। जलवायु जो होगी वो आर्द्र जलवायु बोली जाती है। यहाँ की जो जलवायु है, बारिश ज्यादा है तो उसे अधिआर्द्र जलवायु बोला जाता है। इधर में जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, यानी बारिश नहीं हो रही है, वहाँ सूखा ज्यादा है तो शुष्क जलवायु। यहाँ पे मॉडरेट यानी मध्यम बारिश हो रही है तो उसे
उप आर्द्र यानी आर्द्र से थोड़ा सा कम, यानी नमी है लेकिन कम है, उप आर्द्र जलवायु। और दक्षिण पूर्वी पठार में बारिश ज़्यादा है तो अति आर्द्र यानी आर्द्र ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है तो अति आर्द्र जलवायु। और पूर्वी मैदान में 50 से 80 सेंटीमीटर यानी आर्द्र जलवायु। इसका जो क्षेत्रफल है 23% और जो जनसंख्या है वो 39%। देखिए क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। मैंने पहले ही बताया था मैदानी क्षेत्र जो होगा वहाँ पे क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल में ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। पश्चिमी मरुस्थल देखिए, बताया था मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो कम रहेगी, यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या 39%। यह जो मिट्टी होगी जलोढ़ मिट्टी होगी, यानी नदियों के द्वारा पर्वतों से जो कट कट के जो मिट्टी आती है जल के द्वारा बहा के जो लाई जाती है उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो नदियाँ जाती हैं उनसे जलोढ़ मिट्टी इस वाले मैदान में लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है। इस वाले को जो जमीन होगी वो उपजाऊ होगी। इस वाले हिस्से को नॉर्मली 4 उपभागों में बांटा जाता है। यहाँ से जो चंबल नदी जाती है उसके कारण ये वाला जो क्षेत्र बन जाता है उसे बोलते हैं चंबल बेसिन। इधर की साइड में एक नदी है माही नदी, इस तरीके से जाती है तो माही नदी के कारण जो बेसिन बन जाता है उसे बोलते हैं माही बेसिन। बीच में एक नदी है बनास जो चंबल में जाके मिल जाती है तो उसे बोला जाता है बनास बेसिन। उधर जयपुर से एक नदी निकलती है भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है बाणगंगा नाम से, तो उस वाले क्षेत्र को बोला जाता है बाणगंगा बेसिन। तो 4 भाग हुए, पहला हुआ चंबल का बेसिन, दूसरा हुआ माही बेसिन, तीसरा बनास बेसिन और चौथा हुआ बाणगंगा बेसिन। इस तरीके से मैंने पूरे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन आपको पढ़ा दिया है और जल्दी जल्दी में अभी दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। भौगोलिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन 2 टॉपिक हुए। राजनीतिक विभाजन मनुष्य यानी नागरिक बनाएंगे, भौगोलिक विभाजन भगवान बनाएगा। भारत को भौगोलिक विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है। हिमालयी प्रदेश, उत्तर का मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, 5वां हुआ रेगिस्तानी प्रदेश और 6वां हिस्सा जो माना जाता है द्वीपीय समूह। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वो नॉर्मली अरावली पर्वतमाला के इधर की साइड में पूर्वी राजस्थान, उधर की साइड में पश्चिमी राजस्थान। बाकी पढ़ने की दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है और 4 ही आपको याद रखना है। पहला हुआ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हुआ हाड़ौती का पठार और चौथा हुआ पूर्वी मैदान। पहला मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, बारिश जो है वो कम होती है। बारिश मैंने बताई थी बहुत कम, 20 से 50 सेंटीमीटर के आसपास। बारिश नापने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ पे क्षेत्रफल पश्चिम मरुस्थल में 60% है, 61% है, यानी 2/3 क्षेत्रफल जो है वो पश्चिम मरुस्थल में चला जाता है। उसके बाद में वहाँ पे जो जनसंख्या है वो 40% रहती है, यानी आधे से कम रहती है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है पालमपुर से शुरू होती है, दिल्ली तक जाती है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला में इस साइड में जो चोटियां हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, इधर की साइड में चोटियों की ऊंचाई कम होती जाती है। यहाँ पे उत्तर में एक ही चोटी सबसे ऊंची है, उसका नाम है रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो अरावली पर्वतमाला जो है महान जल विभाजक रेखा का भी काम करती है। उसमें जो क्षेत्रफल है 9% है, जनसंख्या 10% रहती है। उसके बाद तीसरा वाला यानी हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये मालवा का पठार का हिस्सा है। बाकी अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में हाड़ौती का पठार स्थित है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो 7% है और जनसंख्या जो है 11% है। चौथा नंबर हुआ पूर्वी मैदान। मैदान का नाम आते ही आपकी समझ में आना चाहिए कि खेती उपजाऊ होगी, जमीन उपजाऊ होगी तो खेती अच्छी होगी, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ का जो क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या जो है 39%। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मैं राजस्थान जीके के लेक्चर पूरा करूंगा, राजस्थान जीके की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी पूरा बनाऊंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।